हेलो। सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स एंड आज हम लोग पढ़ने वाले बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन पार्ट को। तो यार हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ हम लोग उसके एप्लीकेशन को कवर कर लेंगे। मतलब हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में क्या देखा था। हमने देखा था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं और उसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ हमारे दुनिया में, हमारे हमारे ह्यूमन सोसाइटी में एप्लीकेशन वो जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट कुछ तो आएगा एंड ये एक नया चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आपको करना चाहिए। एंड मैं सीक्वेंस से पढ़ाते रहूंगा आपको, उसका चिंता मत करना। तो अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी। तो यार बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका चैप्टर, उसमें हम लोग अभी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जगह एप्लीकेशन है, जैसे कि कुछ डिजीज का डायग्नोसिस के लिए, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर में। देखो बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है। सो 3 रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो सब हो गया। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं सबसे पहला यूजेस में। ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग पहला यूजेस को देखते हैं। सो हमारा पहला यूज हुआ हमारा इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फोकस करना इन एग्रीकल्चर। तो यार एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, सो आपको मैं समझाता हूँ, फोकस करना आप देखना। एग्रीकल्चर में पहला बात क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। उसके लिए एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप्स लिया गया जिससे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा। वो क्रूशियल स्टेप्स है कि हम लोग क्या किए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल ये क्या होता है, ये होता है कि हम लोग फर्टिलाइजर का यूज किए सॉरी। तो हमारा क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया एग्रोकेमिकल बेसिस में। देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसमें हम लोगों ने मैन्योर्स का यूज किया, यानी काउडंग्स एंड एक्सेट्रा। इसमें भी बढ़ा, बट इसमें बढ़ा नहीं, इसमें क्या हुआ कि क्वालिटी इंप्रूव हुआ, क्वांटिटी नहीं। तभी हमारा काम नहीं हुआ। देन हम लोगों ने यूज किया जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ। ओके, सो जीएमओ का हम लोगों ने यूज किया एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड, एंड इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, कैसा होता है, सब जानोगे आप। सो यार अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। सो यार ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा फूड 3 टाइम्स हो गया, तब भी हम लोग को कमी हुई। अभी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन था पहले, वो भी 3 गुना हो चुका है, तब भी हम लोग को और चीज चाहिए। देन हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड का चालू किया कॉन्सेप्ट को। एंड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ये क्या बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। TRANSGENIC प्लांट्स। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट से क्यों बोलते हैं, सो यार ट्रांसजेनिक प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांस का मतलब चेंज्ड जीन्स प्लांट, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का मोटो क्या है, सो इसको बनाने का हमारा मोटो क्या है कि ये हमें एक टॉलरेंट अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेस रेजिस्टेंस, मतलब कि कम पानी, ज्यादा गर्म, कम गर्मी, सबको सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेस रेजिस्टेंस। अब केमिकल रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल, रिड्यूस, अब कितना यार केमिकल में रिलायंस रखना है, तो रिड्यूस रिलायंस वो कंपनी नहीं, रिलायंस मतलब उसमें निर्भरता। मेरा क्या हिंदी खराब है, केमिकल से देते हैं, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स। अगला हमारा हो जाएगा यार रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, मतलब हार्वेस्ट के बाद जो लॉस्ट होता है, रिड्यूस पोस्ट मतलब बाद में हार्वेस्ट का लॉस। तो यार आप जानते हो कि हार्वेस्टिंग होता है, मान लो कि यहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं,
किसी का भी, मान लो वीट का, तो वीट के बाद ये जो बचता है इसे बोलते हैं हम लोग पैडर, जो कि हम लोग गाय को देते हैं। तो ये पैडर जो होता है इसमें कमी हो, इसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, सर न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब कि मान लो, इसको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। हम लोग ने राइस खाए थे, हम लोग जो राइस खाते हैं उसमें भी एक वैरायटी आता है, दैट इज जीएमओ राइस। जीएमओ राइस जिसमें विटामिन ए मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? विटामिन ए, एंड दैट इज ओनली एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। सो ये तो समझ आप गया, क्लियर आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या? मिनरल्स, इंक्रीज इन मिनरल्स, तो मिनरल्स भी इंक्रीज हो गया। तो यार यही हमारा, अभी तक आपको सब चीज समझ आ रहा होगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो, ये चैप्टर आपका पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो यार अभी आप लोगों ने क्या समझा कि एग्रीकल्चर में हमारा बायोटेक का क्या क्या रोल है, इन जीएमओ, इन ऑर्गेनिक, इन एग्रोकेमिकल, ये सब में क्या क्या रोल है हमारा एग्रीकल्चर का, वो हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब भाई इसका रोल तो आप जान लीजिए कि भाई बेनिफिट्स तो है, मान लिए, हम भी मान लिए, आप भी मान लिए, सब मान लिए, बट ब्रदर बेनिफिट्स के साथ साथ इसका हम लोग को अब बनाएंगे कैसे हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ठीक है, बनाएंगे कैसे उसमें बात करते हैं। सो यार पहला ट्रांसजेनिक प्लांट मैंने पिछले अपने बताया था आपको, बैसिलस थेरेंजिनेसिस के द्वारा बनाया गया था। तो वो नहीं बताया था, बैसिलस थेरेंजिनेसिस उसका वेक्टर था। तो ट्रांसजेनिक प्लांट से बात करते हैं। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, मेरे को सीधा लाइन खींचने नहीं आता, इसलिए मैं ऐसा डिजाइन दे देता हूँ। सो इसका वेक्टर, वेक्टर पता आपको? नहीं पता तो पिछले लेक्चर को जरूर देखना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। सो यार ट्रांसजेनिक प्लांट का वेक्टर हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है। सो होता क्या है वो समझो। सो होता ये है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक कैंसरस सेल होता है, बनाता है जैसे टी सेल। इसके अंदर एक कैंसरस सेल होता है, कैंसरस, दैट इज टी सेल। वो क्या करता है? इंड्यूस कर देता है ट्यूमर, इंड्यूस कर देता है ट्यूमर, और ट्यूमर से आईने प्लांट को हानि हो जाता है। सो ये ट्यूमर को बचाने के लिए हम लोग को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस से, अब हम क्या किए, हम लोग ने अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल किया। एग्रोबैक्टीरियम से ये जो टी सेल्स होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स, उसे हम लोगों ने हटा दिया, उससे हम लोग ने हटा दिया, और जेनेटिकली उससे मॉडिफाइड कर दिया, जीएमओ बना दिया, और तब उसको हम लोगों ने प्लांट में इंसर्ट किया, तो वो डिजीज नहीं हुआ ट्यूमर, और उस ट्यूमर का डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज। सो यार यही हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट। हम लोग बात तब करते हैं यार ट्रांसजेनिक प्लांट्स का रोल किसमें है। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का रोल कैसा हो सकता है? देखो, हम लोग ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड्स, रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, समझ रहे हो ना, ये रोल है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, आपको ये इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की और इंसेक्ट रेजिस्टेंस की। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत दिन के बाद वन नोट पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? सो इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो। सो यार एक इंसेक्ट है बैसिलस, BACILLUS थेरेंजिनेसिस, GUNGUNESIS, बैसिलस थेरेंजिनेसिस। एक हमारा एक स्ट्रेन है बैसिलस थेरेंजिनेसिस का, वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन जो इंसेक्ट्स को मार देता है। ठीक है, अब फील कराते हैं आपको हम लोग चीज को। देखो, बैसिलस थेरेंजिनेसिस एक प्रोटीन का फॉर्म करता है जो कि किल कर देता है, मेरे को नहीं, इंसेक्ट्स को। अब आप पूछोगे ठीक है,
बैसिलस थेरेंजिनेसिस के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो इंसेक्ट्स को मार देता है भाई। अगर वो इंसेक्ट्स को मार देता है तो बैसिलस थेरेंजिनेसिस को क्यों नहीं मारता है? उसका जवाब ये है, ये जो बैसिलस थेरेंजिनेसिस के अंदर प्रोटीन होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब उसे एक अल्कलाई पीएच मिलता है, यानी बेसिक पीएच मिलता है, जो कि प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के गट में, जो कि प्रेजेंट होता है इंसेक्ट का गट में। वो अल्कलाइल पीएच को वो उसके बाद वो बन जाता है एक प्रो एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम से एक एक्टिव एंजाइम, और उसके पेट को डायरेक्टली करता क्या है? फाड़ ही देता है, पूरे पेट को फाड़ देगा, बर्स्ट कर देगा, BRUST, ब्रस्ट कर देगा। यार यही है बैसिलस थेरेंजिनेसिस का प्रोटीन। यार इसके प्रोटीन के दो टाइप का जीन होता है, पहला है क्राई1AC एंड क्राई1AB। ओके, क्राई1AB। यार क्राई1AC में अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने लगाया दिमाग, हम है ही जुगाड़ो इंसान। हम ह्यूमंस ने क्या किया, बैसिलस थेरेंजिनेसिस के अंदर जो प्रोटीन होता है उससे हम लोगों ने डाल दिया प्लांट, उससे हम लोगों ने क्या लिया, ये प्रोटीन को हम लोगों ने लिया और डाल दिया इन कॉटन। इस प्रोटीन में दो टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, क्राई1AC और क्राई1AB। तो हम लोग ने क्राई1AB को डाला था ना, हम लोग ने क्राई1AB को क्या किया, ये बात करते पहले हम लोग ने क्या किया, क्राई1AB को पुट इट इनटू कॉटन। अब कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, अब इससे कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड होके बन गया बीटी कॉटन, यानी बैसिलस, ये मॉडिफाई होके बन गया बीटी कॉटन, बैसिलस थेरेंजिनेसिस कॉटन। अब देखो क्या होता है, अब इस कॉटन को मान लो मैं हूँ इंसेक्ट में गया खाने, अरे भाई कॉटन खाएंगे, मैंने लिए कॉटन का एक बाइट और मैं राम जी को ऊपर प्यारा हो गया। यार क्या हुआ, मेरा पेट पूरा फट गया, अल्कलाई पीएच मिल गया उसको और मैं मर गया। अब मेरे साथ मेरा दोस्त लोग भी था, मेरा दोस्त लोग था, चला देखा कि मैं टपक गया, वो लोग खाया ही नहीं, इससे क्या हुआ, प्लांट को सेव हुआ, हो गया। यही है बैसिलस थेरेंजिनेसिस कॉटन, यानी बीटी कॉटन। तो हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से देख लिया। अब आपको लग रहा होगा कि खाली कितना एडवांटेज है जीएम क्रॉप्स का, तो हम लोग उसको यूज क्यों नहीं करते बहुत ज्यादा स्केल में। तो यार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्केल में है नहीं, क्योंकि इसका कुछ है डिसएडवांटेजेस। तो हम लोग देखेंगे अभी एडवांटेजेस, क्योंकि आपको पता ही है, और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो यार एडवांटेज तुम लोग लिख दिया था एज प्रीवियस, क्या हो मतलब, ये सब क्या है भाई? एडवांटेजेस तो है, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। यार बहुत क्या है, कोई कोई लोगों को इससे एलर्जी हो सकता है, ये हमारा इकोसिस्टम खराब कर सकता है, कैन डैमेज आवर इकोसिस्टम, ठीक है, हमें कुछ एलर्जी करा सकता है, कैन डैमेज आवर इकोसिस्टम, कुछ पैथोजन इससे आ सकते हैं, सस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पैथोजन सस्पेक्ट हो सकता है, एंड मोस्ट लास्ट ओके टॉक्सिक। तो यार इसका डिसएडवांटेजेस यही है। सॉरी, ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट इसका एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो यार हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं। यार इसके मास प्रोडक्शन से बहुत सारा थेरेप्यूटिक ड्रग्स बन सकता है, देखो इसके मदद से हम लोग बहुत सारा थेरेपिक ड्रग्स बना सकते हैं, मतलब मेडिसिन, वो ड्रग्स नहीं, ठीक है, तो मेडिसिन बना सकते हैं। ये टोटल 30 बना हुआ है, 30 थेरेपिक ड्रग्स, जिसमें कि टोटल थेरेपिक ड्रग्स 30 है, जिसमें कि 13 नहीं
12 हमारे भारत में है, 12 हमारे भारत में है, इसमें से 30 में हमारा 12 हमारे भारत में है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार। तो यार ये जो एप्लीकेशन मेडिसिन में प्रोसेस होता है, इनिशियली ई कोलाई का यूज किया जाता था, बट नाउ एज अ वेक्टर, बट नाउ बेसिकली मेनली ईस्ट का यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। ठीक है, पानी पी लेते हैं एक सेकेंड। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ये कैसे बनता है, हमारा डायबिटीज कैसे क्योर होता है। 1.25x में देखना यार, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपका। सो तीन साइंटिस्ट की बात करते हैं हम लोग, बैंटिंग, बीस्ट और मैक्लियोन। बैंटिंग, बीस्ट और मैक्लियोन। बैंटिंग, बीस्ट और मैक्लियोन ने क्या किया, कुत्ते के पास गया, एक कुत्ते के पास गया, कुत्ते का पैनक्रियाज लिया और इस पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल दिया। सो सॉरी, बैंटिंग, बीस्ट और मैक्लियोन ने कुत्ते का पैनक्रियाज लिया और उससे इंसुलिन निकाल दिया, एंड इस इंसुलिन को बोला कि इट इज क्योरेबल फॉर डायबिटीज, ये डायबिटीज को क्योर कर सकता है। कैन क्योर, कैन लिख देते ब्रदर, कैन क्योर डायबिटीज। ठीक है, कैन क्योर डायबिटीज। सो यार ये डायबिटीज को क्योर कर सकता है, तो ये बैंटिंग, बीस्ट और मैक्लियोन ने बोला। इसमें रिसर्च भी हुआ है, हम लोग ने बहुत सारे एनिमल से इंसुलिन निकाल के हम लोग डायबिटीज पेशेंट्स को दिए भी, बट दे आर उसके इम्यून सिस्टम उसमें अटैक कर देता था, वो स्टेबल नहीं रहता था। तो यार वो सक्सेस नहीं हुआ। देन हमारे आती है इल्ली 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 इल्ली, ये कंपनी भी है अमेरिका में, जो अभी भी ड्रग बनाती है। वो इन्होंने हमारा सबसे पहला बार आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाया। सो क्रिएटेड, सॉरी गाइस, इंसुलिन आर्टिफिशियली। थोड़ा सा साउंड सबको डिस्टर्ब हो रहा होगा, बाहर में आज गणेश चतुर्थी है तो सीखे हुए हो रही है। ठीक है, सो यार एलिन ने सबसे पहला बार क्रिएट किया इंसुलिन आर्टिफिशियली और उसका नाम रखा ह्यूमुलिन, HUMULIN, ह्यूमुलिन। ठीक है, तो एलिन ने काम किया। अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, वो समझाता हूँ आपको। सो इंसुलिन की बात करते हैं। सो इंसुलिन के पास तीन चेन्स होता है, इंसुलिन के पास 3 चेन्स होता है। पहला चेन, दूसरा चेन, एंड हमारा तीसरा चेन। सर इंसुलिन के पास 3 चेन होता है, एक होता है ए, एक होता है बी और 3, और एक होता है सी। तो यार सी होता है नॉट इन मेच्योर फॉर्म, नॉट इन अ मेच्योर फॉर्म। मतलब अगर इंसुलिन मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ ए चेन और बी चेन रहेगा, और अगर जब वो मेच्योर नहीं रहता इंसुलिन, जब वो एक इमेच्योर फॉर्म में रहता है, तब उसके पास ए, बी और सी तीनों रहता है। तो यार ए में टोटल ए में कितना होता है और बी में कितना होता है क्या? सो ए चेन के पास 21 अमाइनो एसिड होता है, बी चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स होता है, 30 अमाइनो एसिड्स होता है, और हमारा सी चेन के पास 33 अमाइनो एसिड्स होता है। ये एक पेप्टाइड चेन होता है, पेप्टाइड चेन होता है विद 33 अमाइनो एसिड्स। सो टोटल एक मेच्योर
अगर आपको पूछेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस है कि एक मेच्योर इंसुलिन में कितना अमाइनो एसिड्स होता है, तो आपको लिखना होगा 51 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आपको ध्यान रखना होगा मेच्योर और इमेच्योर का। अमाइनो एसिड्स इन मेच्योर इंसुलिन। क्लियर है? ठीक है सर, ह्यूमिन का प्रोडक्शन तो आपने जान लिया। अब जीन थेरेपी में छोटी सी बात करेंगे हम, बहुत छोटी सी बात करेंगे, हम बेसिक सा बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखते हैं जीन थेरेपी। सो यार जीन थेरेपी होता क्या है? सो यार एक सबसे पहला फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था एक 4 साल की लड़की पे, 4 साल की लड़की पे जिसको बीमारी हो गया था एडोनिसाइन, ADENO, एडोनिसाइन डियामिनेज डेफिशिएंसी, DEFICIENCY। सर एडोनिसाइन डियामिनेज डेफिशिएंसी हो गया था। तो यार मतलब कि एक ऐसा प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, जो कि एक बार बच्चे का बर्थ हो जाए तो उसको क्योर नहीं कर सकते हो आप। तो अब इसको क्योर कैसे करना है? तो उसको क्योर करने का जीन थेरेपी होता है। मतलब कि बच्चे का इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली हम लोग बच्चे को अगर जीन थेरेपी दे इन द मदर फोइटस, तो और उसके बोन मैरो में हम लोग अगर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस का यूज करें तो बच्चा क्योर हो सकता है थ्रू थ्रू दिस डेडली डिजीज सच एज एडेनोसाइन डियामिनेज डेफिशिएंसी। तो यार जीन थेरेपी यही होता है, ज्यादा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है आपको। जीन थेरेपी में से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने के चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। व्हाट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ओके। सर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है? अब डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब आप डिजीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो आप डिजीज का आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसे करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे को अगर मलेरिया का सिम्टम लग रहा है, मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा, उसमें मलेरिया आ जाएगा तो मैं मलेरिया पॉजिटिव, नहीं आएगा तो मैं मलेरिया नेगेटिव। बट बट कुछ डिजीज होता है जैसे कि HIV सब, उसमें इनिशियल स्टेज में ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट है वो सब शो नहीं करता है। इनिशियल स्टेज में हम लोग को क्या करना होता है, आप लोग जो सुन रहे हो उसको बहुत ध्यान से मैं लिखने में बता रहा हूँ। हम लोग PCR, एल्सा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्कॉर्बिट एसे, EL ऐसे एल्सा, PCR, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये सब यूज कर सकते हैं फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ये क्या करता है PCR? ये क्या करता है? एम्पलीफाई का काम करता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था AMPLIFY, एम्पलीफाई का मतलब कि अगर आपका कोई एक भी DNA आ गया डिजीज का, उसको वो 1 बिलियन टाइम्स कर देगा, 1 बिलियन टाइम्स कर देगा, जिससे कि आप प्योर क्लियरली जान सकते हो कि PCR के थ्रू कि आपका डिजीज है कि नहीं। ये सब HIV में यूज किया जाता है बहुत सारे डिजीज में। और एल्सा हमारा होता है, ये आपको बस इतना याद रखना है, एंटीजन, ANTIGN, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एल्सा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो ठीक है, तो इससे आपको एक अर्ली डिटेक्शन मिल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ट्रांसजेनिक एनिमल तो उसे उसकी बहुत सारी खासियत है। मैं लिख देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल स्पीड में। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पहला एडवांटेज, वो उसकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें ज्यादा बताने को नहीं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ PHYSIOLOGICAL, डेवलपमेंट। दूसरा हमारा हो सकता है स्टडी ऑफ डिजीज। अब देखो, स्टडी ऑफ डिजीज, आप स्टडी ऑफ डिजीज में क्या कर सकते हो कि आप एक कुछ ट्रांसजेनिक मॉडल्स ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमन नहीं, एक कुछ एनिमल, कोई ह्यूमन का जीन डाल के उसको एक ट्रांसजेनिक ह्यूमन बना सकते हो आप। और उसमें आप बहुत सारे कैंसर का दवाई,
डिजीज के बारे में आप स्टडी कर सकते हो थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। 3 क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हो। ये कैसे करोगे? अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब मैं आपको एक एग्जांपल अभी यहाँ देना चाहूंगा कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज रोजी, ROSSC, जिसमें क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया, उसके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इनहेंस कर दिया। जैसे जैसे उसके मिल्क के प्रोटीन को हम लोगों ने इनहेंस कर दिया और उसमें एक अलग टाइप का हमारा ह्यूमन मिल्क को कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है फॉर ह्यूमन बेबीज। दैट इज अल्फा लैक्टोबियम, अल्फा लैक्टोबियम, दैट इज गुड फॉर बेबीज, दैट इज गुड फॉर आवर बेबीज, मतलब ह्यूमन बेबीज, मेरी नहीं भाई, ठीक है। सो ये हो गया। फिर हम लोग उससे हम लोग अल्फा एंटीट्रिप्सिन बना सकते हो जो कि एम्फीसीमा को ट्रीट कर सकता है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस कि हम लोग ये कर सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी। ये क्या होता है? मतलब यार सिंपली आप माउस लो, उसको ट्रांसजेनिक पहले ह्यूमंस बनाओ, उसमें वैक्सीन मारकर देखो वो जिंदा रहता है कि नहीं, उससे हमारा वैक्सीन सेफ्टी का टेस्ट हो गया यार, टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। तो दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यार ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ये सारा फंक्शन होता है। अब हमारा ये जो इंडस्ट्री है हमारा बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी का, ये बहुत एथिकल इंडस्ट्री है। तो इसको एक गार्ड करता है, गार्ड, इसका एक गार्ड है, मतलब गार्ड मतलब दरबान नहीं, वो नहीं, इसको मतलब कि ये कुछ भी कर सकता है यार। आप इस बायोटेक को इनडिफिनिटली कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि आप एक धोनी भी, MS धोनी भी एक नकली बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो ये बायोटेक्नोलॉजी के, सो यही हमारा यूजेस होता है हमारा। अब देखो यार, इसको गार्ड करना मतलब कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर MS धोनी का कुछ ट्रेड्स का जीन को निकाल के मेरे में डाल दे तो कैपेबिलिटी मेरे में भी आ जाएगा। तो दैट इज नॉट एथिकल। सो इसको गार्ड करता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमिटी, ठीक है। ये इसको इसको एथिक करता है, ये कुछ बायो एथिक्स बताता है हम लोग को, मतलब कि इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीमा, इसकी पावर इज इनडिफिनाइट। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, दैट इज बायो पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ऐसा बात है, इंडिया ने क्या किया, बासमती राइस बनाया, ठीक है। अब इंडिया को बासमती राइस का पेटेंट मिलना चाहिए, पेटेंट लेना चाहिए कि कोई और बासमती राइस का यूज करे तो पैसा इंडिया के पास भी आए कुछ परसेंटेज। तो दैट इज ओनली बायो पेटेंट। अब इसमें एक और हम लोग नया वर्ड जानेंगे इसी एग्जाम्पल में, दैट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बायोपायरेसी क्या हो गया कि इंडिया ने बासमती राइस बनाया, बट उसके पहले ही कोई आदमी ने USA का बायो पेटेंट ले लिया बासमती राइस का। दैट इज द इलीगल प्रोसेस एंड दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। हो गया बायोपायरेसी। देन हम लोग पढ़ेंगे अगला टर्म बायो वॉर के बारे में। बायो वॉर तो भी चाइना में हुआ भी किया है, सबको आप लोग जान भी करते हो यार कि क्या हुआ। जो वो था हमारा, कोई भी आप मान लो कि मेरा एक कंट्री से दूसरा कंट्री में प्रॉब्लम है, मैंने वायरस बनाया, उस कंट्री में फेंक दिया, खत्म, टक टक टक। दैट इज बायो वॉर। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन प्रोसेस में इतनी चीज जाना, और तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है हमारा। इस चैप्टर में एक चीज फिर बच गया हमारा, एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज RNA इंटरफेरेंस, जो कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियो में दूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, जिसको मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के दूंगा आपको। तो आप लोग कोई टेंशन मत लेना। एंड नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को क्या करना है, मैं क्या वीडियो बनाऊँ, जो भी आपको सजेशन है वो सारी चीज आप कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब में। और नोट्स चाहिए, कुछ क्वेश्चन चाहिए, कोई पर्सनल क्वेरीज है, आप उस सभी के लिए मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID मैं लिख देता हूँ यार, किसी को अगर मैसेज करना हो, कुछ पूछना हो, सो इंस्टा ID मैं लिख देता हूँ। सो इंस्टा
दैट इज TANISHQ_Mars। ठीक है, तनिष्क अंडरस्कोर मार्स मार्स। तो आप यहाँ पर मेरे को आप डीएम कर सकते हो यार, कोई भी क्वेरीज है फॉर क्वेरीज। ठीक है, फॉर क्वेरीज आप डीएम कर सकते हो, डीएम कर सकते हो यार। ठीक है, सो गाइस अब एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पर। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन